हेलो 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 हेलो। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। देख लो, सबसे पहले तुम दोनों ही आते हो। सुबह सर। गुड मॉर्निंग। सर सबसे आप दिख नहीं रहे। सबसे ज्यादा डाउट आकाश और साकेत के होते हैं। अब दिख रहा हूँ। यस सर। चलो, और बताओ क्या हाल चाल है। बढ़िया सर, आपके कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। चलो, फिर अपना स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन। जैसे जैसे बच्चे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो जिन जिन के भी डाउट है, अपना वही अपना चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख देना। ठीक है जी, जिनके भी डाउट्स होंगे यहाँ चैट बॉक्स में लिख देना। वन बाय वन मैं नाम लेता रहूंगा और आपके डाउट्स जो होंगे उसको हम सोल्व करते रहेंगे। ठीक है जी। चलो जी, बताओ जी फिर। साकेत, आकाश और थर्ड जो स्टूडेंट है, आप में से किसी का भी डाउट। वही सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी साकेत। सर मैं शुरू करूँ? हाँ बोलो। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, हम्म, एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हाँ जी बोलो। हूँ। पहला क्वेश्चन है सर, मैं बताता हूँ। हम्म। एग्रीकल्चरल इनकम इज 2,30,000 रुपीज। बिजनेस इनकम 2,50,000 रुपीज। हम्म। अब एग्रीगेशन करना है या नहीं करना है सर? इसमें आंसर दिया है। इसमें नहीं होगा एग्रीगेशन। मतलब सर एग्रीकल्चरल इनकम जब भी होगा तो एग्रीगेशन नहीं होगा ना? नहीं मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तब पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। सबसे हाँ, पहली वो कंडीशन 5,000 होती के है। ऊपर वाला। हाँ, और दूसरी कंडीशन है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो। ओ, तो इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो 2,30,000 है ना। हाँ। तो इस केस में आपका पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगेगा। मतलब सर 2,50,000 रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपए तक होगी। तक भी एग्रीगेशन नहीं होगा। 2.5 लाख से हाँ। ऊपर होगी तब एग्रीगेशन होगा। यस यस यस। ओके सर, और एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन 50C सेक्शन से है। ये मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन में सर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इज 25 लाख, मतलब पोसेशन का प्राइस 25 लाख रुपीज। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज 31 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बुकिंग और एग्रीमेंट इज 29 लाख। एंड 2 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया है। इनकम सर वो डिफरेंस आएगा ना, 25 एंड 29 लाख का डिफरेंस आएगा। नहीं, आपको कैपिटल गेन की इनकम निकालनी है, अदर सोर्स की इनकम निकालनी है। सर स्पेसिफिकली वहां पे कोई इनकम बताया नहीं है क्वेश्चन में। इनकम 4 लाख में आंसर हाईलाइट किया हुआ। 4 लाख रुपए तो कैपिटल गेन परचेज प्राइस कितना आपका। परचेज प्राइस 25 लाख, मतलब सर उसने प्रॉपर्टी एक्वायर किया है 25 लाख को। और सेल कितने की है। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ पोजेशन, मतलब वो जब खरीद रहा था तब 31 लैक्स थे। अच्छा। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट यानी कि बुकिंग के दिन 29 लैक्स थे। अच्छा। और उसमें से 2 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दिया एग्रीमेंट के दिन के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर 29 लाख ही हमारी एचडीबी बेस बनेगी। 4 लाख रुपए आंसर आ हाँ, जाएगा। हाँ, अगर नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन के दिन के नहीं यस होना। यस यस यस। मतलब सर इनकम यहाँ पे 4 लाख कैपिटल गेन आएगा ना। हाँ, 4 लाख रुपए कैपिटल गेन आ जाएगा। और सर अदर सोर्स की इनकम कैलकुलेट करना होता तो इधर आंसर कितना आ जाता? अदर सोर्स की मतलब सर। अदर सोर्स की इनकम भी सेम आती है यहाँ पे। हाँ। अदर सोर्स की इनकम में हमें सेल प्राइस देखना पड़ता है। सेल प्राइस यहाँ पे कितना है, अब सेल प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है। सेल प्राइस यहाँ पे वो दिया नहीं हुआ हाँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो फिर हमें कैपिटल तो गेन की इनकम ही निकालनी है बस। हाँ, अगर सर सेल प्राइस दिया होता तो क्या करना हमें? उस केस में फिर मान आपके लो। अदर सोर्स की इनकम निकल के आते, फिर एसडीवी और सेल प्राइस का जो भी डिफरेंस होता, अगर वो 50,000 से ऊपर होता, फिर वो अदर सोर्स की इनकम बन वो जाता। गिफ्ट का लॉ लगेगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, और सर कुछ दो क्वेश्चंस बाकी है।
हम्म अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन रेजिडेंट ना, हम्म। मतलब सर रेजिडेंट को ही अवेलेबल होगा वो हाँ सेट जी, ऑफ करने वाला। हाँ जी, हाँ जी। और एक क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स रेसिडेंट एम्प्लॉय ऑफ हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड इंडिया received scholarship from employer amounting to 5 lakh rupees हम्म for education of children हम्म। and he spent 4,50,000 rupees on education of children, exemption कितना होगा सर? उसको वहां पे दिया है कि 5 लाख रुपए नहीं नहीं, स्कॉलरशिप कितनी मिली है? स्कॉलरशिप मिली है 5 लाख के एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से? हाँ, वो ओके। हिंदुस्तान कंपनी का एम्प्लॉय है वो मिस्टर एक्स, ठीक है, रेसिडेंट एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर से 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिला है फॉर ठीक, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और उसने 4,50,000 रुपीज अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए स्पेंड किया है। ओके। मतलब सर एग्जामेशन कितना मिलेगा? आंसर में तो 5 लाख था। हाँ, तो एग्जामिशन तो पूरा ही आ जाएगा ना आपका सेक्शन 10 में। हाँ, okay। मतलब सर जो भी बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्चा होगा फुल नहीं नहीं, एग्जाम होगा, मतलब नहीं नहीं, वो। ऐसा नहीं है। देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है उसमें 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट है, हाँ। और फैसिलिटी में 1000 पर मंथ पर चाइल्ड की लिमिट है। बट हम्म। अगर स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप का तो सारा पैसा एग्जम्प्ट होता है। ओके। हम्म। और सर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो जो डिफरेंट है ना, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डिफरेंट है ना, मतलब इन द कोर्स ऑफ इनको। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अलग होता है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब अलग होता है। ओके। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो ये होता है कि आपका इंडिया में जॉब है, उसके काम से आप बाहर जा रहे हो। और फॉर द पर्पस का मतलब ये होता है कि परमानेंट आप बाहर जा रहे हो। लास्ट एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। मिस्टर अरव गिफ्टेड ए प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 50 लाख टू मिसेस सीता हिज वाइफ। मिसेस सीता गिफ्टेड द सेम टू मिसेस दीपा, मतलब दीपा डॉटर इन हर डॉटर इन लॉ, and such property was let out for 25,000 per month rupees rent, in whose hands the income is to be clubbed। तो जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, हम्म। फादर इन लॉ के हाथ में क्लब हो जाएगी। हाँ, मतलब सर वो सीता दूसरे को प्रॉपर्टी अगर दे भी देगी भी तब भी कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो मतलब हाँ, इसको तो दिया तो क्लबिंग इसके हाथ में होगा, मतलब यस। एग्रेशन नहीं हो रही, हाँ 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 हाँ। वही इनकम ही आ रही है, मतलब वो कितने सारे लोगों को भी ट्रांसफर कर दे उससे हमें कोई लेना देना नहीं नहीं, वो तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया ना, तो क्लबिंग तो अल्टीमेटली ट्रांसफर में ही होनी है, जो पहले वाला ट्रांसफर था। है। हाँ। और सर हाउस प्रॉपर्टी है तो डीम्ड ओनर सेक्शन लगेगा ना, वो क्लबिंग का लॉ नहीं लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी में डीम्ड ओनरशिप तब लगता है अगर वो वाइफ वाला केस हो या माइनर वाला केस, सन्स वाइफ वाले केस में नहीं लगता। ओके, मतलब सर यहाँ पे क्लबिंग का लॉ ही लगेगा। यस। और सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या है? मतलब वो एसोसिएटेड कोई एंटरप्राइज, जो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग, आपका ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस है? न्यू सिलेबस है सर, हाँ, मतलब मैं तो जानना चाहता हूँ एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा तो सिर्फ इतना समझ लो कि एसोसिएट का मतलब होता है रिलेटेड पार्टी। बाकी एक्चुअल में डिटेल डेफिनेशन जो होगी, फिर वो आपके सीएस प्रोफेशनल में एक इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर होगी फिर वो। हाँ। हाँ, थैंक यू सर। और लास्ट एक जनरल क्वेश्चन था हम्म सर, आपने आप जो बुक लॉन्च करने वाले हैं 25 अगस्त को, हम्म। उसमें सर सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड होंगे, मतलब जो जीएसटी कैप कराने वाले हाँ हाँ, सब वो कुछ, हाँ, सितंबर सारी अमेंडमेंट वो उसमें होंगे। होंगे ना सर? हाँ जी, हाँ जी। मैं परचेज करने की सोच रहा था इसलिए पूछा सर। हाँ, उसके थैंक अंदर यू। होंगे। ओके जी। चलो जी, और बताओ जी, किसी का डाउट जी? रिशु और साक्षी, पिंकी, आकाश, किसी का डाउट आप में से? हेलो सर। हेलो जी। सर मैं साक्षी। सर मुझे एक ना डाउट था टाइम ऑफ सप्लाई में। हम्म सर जब टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालते हैं एफसीएम के केस में, जब फॉरवर्ड चार्ज वाला होता है, हम्म। तो उसमें सेक्शन 13(2) में ये था कि बुक एंट्री और बैंक क्या कहते हैं क्रेडिट जो भी पहले हो जाएगा हम वो मान लेते हैं। हाँ जी। तो हर केस में ऐसा नहीं होगा कि बैंक क्रेडिट तो ऑलवेज पहले ही होगा, बुक एंट्री तो हम बैंक क्रेडिट के बाद ही करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने नॉर्मली एग्जांपल भी क्लास में देता हूँ। जैसे मान लो आपने मेरे से कोचिंग ली और आपने मुझे क्या किया कि पेमेंट कर दी, मतलब आपने मुझे पेमेंट की चेक से, ठीक है? हाँ। अब आपने मुझे चेक से पेमेंट की और मैंने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर ली कि आपकी पेमेंट आ गई, हम्म। ठीक है? और चेक मैंने यस जमा सर। करवाया बाद में, तो क्रेडिट तो मेरे अकाउंट में बाद में होगी ना, जबकि बुक एंट्री मैंने पहले पास कर ली है।
अच्छा, तो इस केस में अर्लियर हमारा क्या बन गया, बुक एंट्री बन गया। बुक एंट्री बन गया। हाँ, तो वो दोनों ठीक में है से जो सर। भी, हाँ हाँ बोलो। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। तो दोनों में से जो भी आपका अर्लियर आएगा ना, वही हमारी पेमेंट की डेट फिर बन जाएगी। ओके सर, एक और डाउट है। इसी में 13(6) क्लॉज जो है, उसमें ये था कि इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह अगर है ना, क्या कहते हैं, एडिशनल बाद में लेट होता है पेमेंट वगैरह, उस पे हमें इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब मिलेगा। हाँ 13(6), तो सर जो उसके ऊपर भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे, जो भी हमें लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टी आएगी। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। लेट फीस बायर पे करेगा या मतलब सप्लायर पे करेगा? क्योंकि मतलब सप्लायर उसके इंटरेस्ट के साथ जीएसटी भी लेगा या उसमें इंक्लूडेड होगा? नहीं 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 नहीं, वो तो इंटरेस्ट का मतलब तो ये है कि अगर जैसे मान लो मैंने आपको वही सामान दिया, ठीक है जी, मैंने सामान दिया उधार पे, ठीक है, और मैंने कहा जी आपको 3 महीने के अंदर पेमेंट करनी है। तो आपने कहा जी 3 महीने के अंदर पेमेंट मैं कर दूंगा। मैंने कहा अगर 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं की तो मैं इतना इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करूंगा। आपने कहा जी ठीक है मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा अगर मैं डिले करूंगा तो। आपने डिले कर दिया फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का। अब जो 1 महीने का आपने डिले किया, उस 1 मंथ का आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे ना। तो जो 1 मंथ का आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो गवर्नमेंट उस इंटरेस्ट पे जीएसटी की बात कर रही है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जब ये इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा ना, तो वही डेट तुम्हारी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगी, उसी के बेस पे तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सर जो पूरी वैल्यू बनेगी, मतलब जो गुड सर्विसेज जो भी गए हैं उसकी, प्लस जो इंटरेस्ट या फीस जो आई है यस उसको मिला के फिर पूरे पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे? यस। बट पूरी वैल्यू और इंटरेस्ट को ना आप नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में कभी एक साथ आप ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंटरेस्ट का तो मुझे स्टार्टिंग में पता ही नहीं होगा इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा। मान लो हाँ। अगर मैंने आपको आज उधार पे दिया 3 महीने, तो मुझे क्या पता कि आप डिले करोगे नहीं करोगे, मुझे तो पता ही नहीं। तो इट मीन्स जो आपकी उस सामान की वैल्यू होगी उस पे तो मैं जीएसटी पहले ही पे कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप डिले करोगे नहीं करोगे। बट जब 3 महीने खत्म हुए तो आपने बोला जी अभी पेमेंट नहीं कर सकती, मैं 1 महीना डिले करूंगी, तो फिर इंटरेस्ट की हम्म। बात होगी, फिर दोबारा से इंटरेस्ट पर जीएसटी बाद में जाता है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में। जबकि हम एग्जाम में क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट पहले ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया तो उसको हाँ ऐड सर। करके हम वैल्यू निकालते हैं। नॉर्मली तो हम ऐसा ही करते हैं ना, बट प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता। हाँ। अच्छा, तो सर हम्म। फिर इन प्रैक्टिकल केस बाद में हम जब इंटरेस्ट लेंगे तो उसे जीएसटी लेंगे नहीं बिल्कुल लेंगे, नहीं मतलब नहीं थोड़ा लेंगे, कंफ्यूजन लेंगे था। ना, बिल्कुल लेंगे जी, इंटरेस्ट पे जीएसटी लेंगे, उससे क्यों नहीं लेंगे। इंटरेस्ट पे अच्छा, और गवर्नमेंट हम, उसको उस इंटरेस्ट का बिल भी अलग से जाएगा? उसका बिल अलग से जाएगा, या उस केस में आपका डेबिट नोट इशू होगा फिर आपका, सॉरी क्रेडिट नोट इशू होगा फिर आपका। हम्म। अच्छा, ठीक है सर। सर एक और डाउट है। सर एक क्वेश्चन था सेकंड थर्ड चैप्टर का, इसमें ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल पास बाय पार्लियामेंट, एक सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, कंपेंसेशन टू स्टेट एंड एसजीएसटी। हाँ तो ऊपर तो वाले सर चार इसका जो हैं, आंसर? ऊपर वाले चार जो हैं हाँ वो पार्लियामेंट के हैं और लास्ट वाला स्टेट का है। सर, स्टेट जीएसटी भी तो सर, लॉ तो सारे ही पार्लियामेंट में बनते हैं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। स्टेट लेजिस्लेट जो एसजीएसटी है, वो जो बिल है वो स्टेट असेंबली पास कर रही है। जो अच्छा। एसजीएसटी है वो तो स्टेट लेवल का है ना। पार्लियामेंट जो हाँ लॉ जी पास सर। करती है वो तो सेंट्रल लेवल की करती है। अगर कोई भी स्टेट लेवल का लॉ है वो ऑलवेज स्टेट असेंबली के पास जाता है और स्टेट असेंबली ही उसको पास करती है। स्टेट लेजिस्लेटर इसको हम बोलते हैं। अच्छा सर, हाँ। ठीक है। हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन था इसमें, जिसमें ये था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन जीएसटी। तो 4 तरीके के है ना, इसमें आंसर इसमें 3 दिया था। हाँ 3 ही आएगा। सीजीएसटी है, सर कैसे? सीजीएसटी है, हाँ। आईजीएसटी है, और एसजीएसटी और हाँ। यूटीजीएसटी तो एक ही है ना। आप इसको अलग अलग नहीं मान सकते, अ- क्योंकि देखो या तो एसजीएसटी लगेगा या यूटीजीएसटी लगेगा, दोनों एक साथ तो कभी लगेंगे ही नहीं। हाँ। तो इसलिए वो तो एक ही जीएसटी है, उसको हम अलग अलग इसलिए बोलते हैं कि अगर यूटी में सप्लाई करेंगे तो यूटीजीएसटी लग जाएगा, स्टेट में सप्लाई करेंगे तो एसजीएसटी लग जाएगा, बट दोनों में से लगेगा तो एक ही ना। एक ही, हाँ, हाँ। तो इसलिए वो एक ही जीएसटी है, और आईजीएसटी हो गया और आपका फिर सीजीएसटी हो गया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन हम्म। कि एक और क्वेश्चन था सेम जैसे, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर जीएसटी। तो इसमें सिर्फ सप्लायर क्यों बोला है? मेरे नहीं नहीं, हिसाब से इसका तीनों होने आंसर, चाहिए, हाँ, सप्लायर। इसका आंसर गलत है। इसका आंसर आएगा एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव ना सर? हाँ जी। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। हम्म। सर एक और क्वेश्चन ये था इसमें कि जीएसटी इज अ नेशनल लेवल टैक्स बेस्ड ऑन, और उसमें 4 पॉइंट्स थे। हम्म। तो इसका आंसर इन्होंने वैल्यू एडेड प्रिंसिपल क्यों दिया है? मेरे हिसाब से इसका आंसर मल्टी पॉइंट मेथड विद आईटीसी होना चाहिए।
नहीं नहीं, ऑप्शन क्या क्या है? सर इसका ऑप्शन है वैल्यू एडेड प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल, लास्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल एंड नन ऑफ द अबव। हाँ, तो अगर इसका आंसर फिर आपका वैल्यू एडिड वाला आ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू एडिड का मतलब ही क्या होता है, देखो कंफ्लिक्ट है दोनों में। अगर मान लो मैं वैल्यू एडिड टैक्स भी कह रहा हूँ और मल्टी पॉइंट टैक्सेशन विद आईटीसी कह रहा हूँ, तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। क्योंकि वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब ही क्या होता है, याद करो अगर आपने क्लासेस का थोड़ा बहुत आपको ध्यान आ रहा हो, तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स आपका सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगेगा, इट मींस जो आपने पहले टैक्स पे किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, उस आईटीसी को आप अगली पेमेंट में यूज कर सकते हो। तो वैल्यू हाँ एडिशन का मतलब ही वही है कि भैया आईटीसी मेथड ही फॉलो होगा। तो इट मींस अगर मैं वैल्यू एड टैक्स बोलूं तो भी बात सेम है, या मैं मल्टी मॉडल टैक्स विद आईटीसी मेथड बोलूं तो भी सेम बात है। तो अगर इसके अंदर दोनों ऑप्शन अच्छा। होते हैं ना, फिर कंफ्यूजन होती। जब ऑप्शन ही एक दिया हुआ है तो इसका आंसर आएगा वैल्यू एडिड टैक्स। और सर अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो हमें क्या लगाना चाहिए? दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का ना अच्छा मीनिंग ठीक ही है। सेम है। हाँ हाँ हाँ। ठीक सर, थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन की हाँ, एक और इसे एमसीक्यू है कि अंडर डैश द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड सेपरेटली। तो मिक्स सप्लाई, मिक्स कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई, बोथ मिक्स ए एंड बी। मिक्स सप्लाई। सर बोथ क्यों नहीं, क्योंकि दोनों में हम अलग अलग तो कोई भी सामान नहीं बेच नहीं, सकते हैं ना। देखो वो तो अलग अलग हम वैसे कुछ भी बेच सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। वो ये बात कहना चाह रहा है कि नॉर्मली ऐसी कौन सी सप्लाई है जहां पे सामान बिकता ही अलग अलग है। जैसे मान लो एक बात सिंपल सी बताओ, अब गोलगप्पे आप खाने के लिए गए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि गोलगप्पे हाँ का पानी अलग से नहीं बिकता। गोलगप्पे का पानी अगर किसी ने पीना हो तो भैया वो कहेगा 5 रुपए ले लो जी, मेरे को सिर्फ गोलगप्पे का पानी पिला दो। तो दुकानदार मना तो नहीं करेगा, हाँ नहीं नहीं जी पहले आपको गोलगप्पा खाना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डालूंगा फिर गोलगप्पे का पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जबकि एक्चुअल हम्म, में क्या है, गोलगप्पे प्लस गोलगप्पे का पानी ये नॉर्मली एक साथ ही चलता है। बट अगर हम किसी को पैसे देंगे तो पानी अलग से मिल जाएगा। तो अगर पानी अलग से मिल जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिक्स सप्लाई हो गया, है तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई ना। अब ऐसे सिंपल सी बात बोलता हाँ हूँ, एक कॉम्बो बना दिया गोलगप्पे प्लस टिक्की का। अब क्या गोलगप्पा प्लस टिक्की ये नॉर्मली कहीं देखने को मिलता है? नहीं, ये हमने खुद कॉम्बो बनाया है। नहीं ठीक है ना। अब जबकि ये नॉर्मली बिकता तो अलग अलग ही है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ टिक्की अलग बिकती है गोलगप्पा अलग बिकते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये मिक्स सप्लाई है। तो मिक्स सप्लाई क्या का मतलब होता है कि जिसमें नॉर्मली दोनों अलग अलग ही बिकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मिक्स सप्लाई आंसर हाँ। आएगा। क्योंकि कॉम्पोजिट में आप ये नहीं बोलोगे कि सर अलग अलग तो सब कुछ बिकता है, अगर आप वैसे देखने पे आओगे ना फिर तो अलग कुछ भी बिक सकता है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो हाँ हमें नॉर्मली, सर इसमें ना आपने, हाँ इंटेंशन समझनी है लो मेकर की, वो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है। अच्छा हम्म। सर इसमें अपने क्लास में ना एक एग्जाम्पल बोला था लैपटॉप और लैपटॉप बैग वाला। हम्म। तो सर वो तो कंपोजिट सप्लाई जैसे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं ना, कि मतलब बैग भी नहीं अलग नहीं, से आप वो तो लैपटॉप, मतलब ऐसा नहीं है ना कि अलग अलग नहीं सेल हो सकता। देखो लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग ये अगर इकट्ठा आएगा तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि लैपटॉप बैग अलग से नहीं मिलता। बट आप मार्केट में कहीं पर भी आप लैपटॉप लेने जाओगे तो नॉर्मली कंपनी का जो लैपटॉप बैग होता है वो साथ में मिलता ही मिलता है। पहली बार तो साथ में मिलता है हाँ ना बैग, तो एक तरह हाँ से तो जी वो सर। कॉम्पोजिट सप्लाई है। उसके बाद अगर तुम्हारा बैग खराब हो गया या बैग मान लो उसकी चेन खराब हो गई, आपको दूसरा बैग लेना है, तो दूसरा बैग मार्केट से मिल जाएगा। अब ये नहीं बोल सकते कि सर दूसरा बैग मार्केट से अलग से मिल रहा है तो फिर ये सप्लाई तो मिक्स सप्लाई होगी ना, नहीं। आपको इसकी नेचर देखनी है कि लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग ये नॉर्मली एक साथ ही मिलता है। बाद में अगर आपको बैग अलग से लेना पड़ जाए वो बात अलग है, फिर अगर खाली बैग लोगे तो आप बैग वाला जीएसटी पे करोगे फिर तो। अच्छा हम्म। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई थी। एक सेकेंड सर मैं क्वेश्चन पढ़ लूं अंडर। नहीं सर, सर एक क्वेश्चन था एक्चुअली, ये क्वेश्चन मेरे रिलेटिव ने मुझसे पूछा था, मुझे समझ नहीं आया तो मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। उन्होंने बोला था कि जो सप्लायर मतलब जो पर्सन है उसका ना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। हम्म। तो वो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है और हम्म। है ना, उसके बाद क्या होता है जब वो सामने वाले बंदे को ट्रांसपोर्टेशन करने सामान पहुंचाता है, तो वो उनसे पूछता है कि वो आपको जीएसटी वाला बिल काटे या वो बिना जीएसटी वाला बिल काटे, और वो हम्म। रजिस्टर है। जो सामान बेच रहा है। नहीं, जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, जो जीटीए कंपनी है। हाँ हम्म।
तो सर उसमें मतलब ऐसा बोला था कि वो उनसे ना वो सामने वाले से पूछते हैं कि वो ना जीएसटी का बिल काटे या विदाउट जीएसटी का बिल काटे। तो वो ये पूछ रहे थे कि वो जो ये काम कर रहे हैं ये वो सही कर रहे हैं कि किसी को वो जीएसटी का दे रहे हैं, किसी को बिना जीएसटी का दे रहे हैं, या फिर ये गलत है या उनको बाद में इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ऐसा कुछ। देखो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जीएसटी का बिल काटना ही पड़ेगा, ठीक है। बट लॉ में एक ऑप्शन है कि आपने में भी पढ़ा होगा टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के अंदर भी, अगर वैल्यू 200 रुपये से कम होती है, ठीक है ना, हाँ। तो मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपने टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि अगर वैल्यू 200 रुपये से कम होती है उस केस में टैक्स इनवॉइस काटना कंपलसरी नहीं होता। बट वो भी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, आप सामान बेच रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और दूसरी कंडीशन बायर ने खुद कहा है कि मुझे इनवॉइस नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब वो टैक्स इनवॉइस नहीं काट रहे तो कोई गुनाह नहीं कर रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वैल्यू 200 रुपये से ऊपर है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में उन्हें इनवॉइस काटना ही पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं काट रहे, जैसे नॉर्मली कई बार क्या होता है, कच्चा बिल काट देते हैं, वो कहते हैं चल कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत वैल्यू है, कौन सा पता लगेगा, उसमें गवर्नमेंट को पता तो नहीं लगेगा, बट एक्चुअल में वो कर गलती रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वो पकड़े में आ गए ना, उन्होंने जितने बिल गलत काटे होंगे उसको उनको पेनल्टी लग जाएगी फिर। हाँ सर। तो ये चीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे पूछूंगा जी बताओ मैं जीएसटी वाला बिल काटूं या ना काटूं, आपने बोला जी बिना जीएसटी का काट दो तो मैं बिना जीएसटी का काट दूंगा, ऐसा नहीं होता नॉर्मली, क्योंकि आपको इनवॉइस अपलोड करने पड़ते हैं। आप सोच के देखो, अगर आपने ऐसा बिल काट दिया, आपका स्टॉक ही मैच नहीं होगा, आपका स्टॉक मैच नहीं होगा ना, तो अगर स्टॉक में मिस मैचिंग आ गई तो फिर गवर्नमेंट पकड़ लेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो तुम्हारे सारे इनवॉइस जीएसटी वाले ही होने चाहिए। हाँ, कुछ इनवॉइस हो सकते हैं कि हाँ जो बिल जिसकी वैल्यू बहुत कम है, या कोई ऐसा सामान है जो नॉर्मली बहुत कम बिकता है और पैसा कैश में आ रहा है, पैसा ऑनलाइन नहीं आ रहा, उस केस में तुम चाहे वो रिटेल इनवॉइस काट दो। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके सर जी। एक क्वेश्चन और था कि जो वैल्यूएशन और सप्लाई में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था, सर उसमें ना जैसे आपने एग्जांपल बताया था कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है कि अगर है ना आप है ना 10,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा, ये वाला। हाँ जी। तो सर इसमें ना जो था ना वो डिस्काउंट पे भी हमने ना क्या कहते हैं जीएसटी चार्ज करा था, तो वो हमें वापस तो मिलेगा नहीं डिस्काउंट वाला जीएसटी? नहीं, मिल जाएगा ना वापिस आपको, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो। नहीं सर, अगर हम रजिस्टर नहीं है तो हमें वो डिस्काउंट वापस नहीं मिल, मतलब वो जीएसटी हाँ हमने डिस्काउंटेड वैल्यू पे चार्ज करा है वो वापस नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ। तो सर ये धोखाधड़ी नहीं है एक तरीके से कस्टमर के साथ की, मतलब उसने जीएसटी उस नहीं नहीं वैल्यू पे नहीं, दिया है जिसको उसको ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। देखो धोखाधड़ी दी है वो तो आप, अगर आप कायदे से देखो, अब मान लो मार्केट से आप कोई भी सामान लेके आते हो, उन सब पे जीएसटी लग रहा है, तो उसका कौन सा आप आईटीसी बुक कर सकते हो? नहीं बुक कर सकते ना। जबकि दूसरे वाला आदमी जो रजिस्टर्ड है वो आईटीसी बुक कर लेता है, उसकी कॉस्ट कम पड़ जाती है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरे यहाँ सेंटर में एसी लगा हुआ है मेरे सामने, अब ये एसी मार्केट में 42,000 रुपए का है, इस पे 28% जीएसटी है। अब आपको मैं अगर निकाल के बताऊं, 42,000 डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 28, तो इस पे ये लगा लो 10,000 रुपए का तो जीएसटी लगा हुआ है। अब अगर आप ये सेम एसी मार्केट से लेके आओगे ना तो आपको 42,000 का पड़ेगा। मुझे पड़ा 42 का है, बट मैं 10,000 रुपए का आईटीसी बुक कर लूंगा, और जब मैं आगे जीएसटी पे करने जाऊंगा हाँ। तो उस 10,000 रुपए को यूज कर लूंगा, मुझे इसी पड़ गया 32,000 रुपए का। अब आप ये बोलो जी मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है कि मेरे को तो एसी 42 का पड़ रहा है, आपको तो 32 का पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि भैया उसको 32 का पड़ रहा है, मुझे 42 का पड़ रहा है, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है ना। तो मेनली क्या होता है कि देखो ना, गवर्नमेंट ने जीएसटी लेना तो कंज्यूमर से ही है, अल्टीमेट कंज्यूमर से ही लेना है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं भैया वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसको 32 का इसलिए पड़ा क्योंकि इसने ये हमें दिखा के एसी लिया कि बिजनेस में यूज करेगा, चाहे वो इसको घर में यूज कर रहा है। अब खुद सोच के बताना, ये एसी मेरा यहाँ अभी इस टाइम बिजनेस में यूज है, मान लो स्टूडियो के अंदर यूज हो रहा है तो बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, बट अगर मैं आज शाम को इस एसी को उठा के अपने घर में ले जाऊं और ये घर में चलता रहे तो क्या गवर्नमेंट को पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं 10,000 रुपए की टैक्स चोरी कर गया ना। तो नॉर्मली कई लोग ऐसे करते हैं, जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो नॉर्मली कई लोग ऐसे करते हैं, बट प्रैक्टिकली आप ये नहीं कह सकते कि सर नाइंसाफी है। जो कंज्यूमर है उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा, उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा सर, मुझे ना इसमें ये कंफ्यूजन हो गया था कि जो हम कैशबैक तो हमें वापस मिल रहा है, मान लीजिए हमने 10,000 का सामान खरीदा, हमें 1,000 रुपए वापस मिल गए, लेकिन जो 1,000 रुपए पे हमने जीएसटी दिया था, मतलब 10,000 पे जो हमने 9,000 पे दिया था, हमें वो वापस नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा डिस्काउंट हमें वापस आ गया उसका देखो जीएसटी क्यों आप नहीं खुद आया? देखो, इसलिए जीएसटी नहीं आया क्योंकि उसने वो गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आप कह रहे हो मुझे 1,000 रुपए का जीएसटी वापस चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हम तुम्हें 1,000 रुपए का जीएसटी वापस कर देंगे, बट उसके लिए आपको फिर रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ना। रिफंड की एप्लीकेशन डालने की अच्छा। कंडीशन ही क्या है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब जहां आपने जीएसटी में अच्छा। रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब दूसरे वाला बंदा क्या बोलेगा कि भाई साहब 1,000 रुपए का जीएसटी 180 रुपए ही तो बनता होगा, 180 रुपए के चक्कर में मैं इतने कंप्लाइंस पूरे नहीं कर सकता, 180 रुपए तुम ही रख लो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है फिर, ठीक है ना। फिर हर आदमी ये सोचता है कि रिफंड की एप्लीकेशन अच्छा डाल, सर। क्योंकि ना फिर सारे कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ जाएंगे आपको, और इतने सारे कंप्लाइंस कौन फॉलो करेगा फिर। ठीक है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मुझे पता नहीं था आपकी सर यहाँ पे डाउट क्लासेस होते हैं, हम्म। इसलिए मैं हर बार आपको मैसेज करती थी और फिर मुझे डाउट सॉल्व नहीं हो पाता था। फिर मुझे कल मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा तो मैंने आज की क्लास इसलिए ज्वाइन करी, और मुझे बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने पूछ लिए। थैंक यू सो मच, और मुझे सब क्लियर हो गया। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलो जी, और बताओ जी, और किसी के डाउट जी। कोमल, राज नंदिनी, राज नंदिनी है, अलीशान, रिशु, पिंकी, आकाश, और किसी के डाउट जी। अलीशान का आया डाउट, सर कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई को डिफरेंस करने में प्रॉब्लम होती है, इसको कैसे समझें कि कॉम्पोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई। देखो यार, लॉ में ना इसका कोई प्रिस्क्राइब ऐसा नहीं है। लॉ में ये लिखा है कि ऐसी सप्लाई जो आप गेट मतलब टूगेदर एक साथ कंबाइन करके दे रहे हो, और अगर उस सप्लाई में एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है उसको तो मान लो कॉम्पोजिट, और अगर दोनों सप्लाई ही ऑलमोस्ट प्रिंसिपल सप्लाई हैं और दोनों अलग अलग बिक सकती हैं, वो मिक्स सप्लाई है। अब आप मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगे ना कि सर ये तो हमें मिक्स लग रही है, और मैं बोलूंगा कॉम्पोजिट, तो दोनों में से जीत कोई भी नहीं सकता। तो इस केस में ना गवर्नमेंट खुद ये बात कहती है कि अगर किसी में तुम्हें लग रहा है कि भैया ये मुझे कॉम्पोजिट भी लग रही है, मुझे मिक्स भी लग रही है, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, उस फैक्ट को देखेंगे, उस फैक्ट के बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई है। हाँ, एग्जाम पर्पज के लिए इतना बोल सकता हूं कि आपको ना एग्जाम्पल देखते ही पता लग जाएगा कि एक सप्लाई कॉम्पोजिट है मिक्स है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी उस बच्चे को, साक्षी को, कि लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग देखने से ही लग रहा है कॉम्पोजिट सप्लाई है। आज आप होटल में एकोमोडेशन करने जाते हो, रहने के लिए जाते हो, सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में मिल जाता है, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। आज बोर्डिंग स्कूल है जिसमें खाना पीना एजुकेशन स्पोर्ट्स सब कुछ साथ में है, वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। ठीक है जी। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि एक कॉम्बो मार्केट में है, ट्राउजर प्लस में शर्ट प्लस में टाई, अब खुद सोच रहे हैं कॉम्बो कॉम्पोजिट सप्लाई तो बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर दुकानदार एक कॉम्बो बनाता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई बोलेंगे। ठीक है जी। तो नॉर्मली आपको ना क्वेश्चन को ना देखते ही क्लियर हो जाएगा ये सप्लाई कॉम्पोजिट है या मिक्स है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये मैटर आर्ग्यूमेंट का है। क्योंकि अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट करो, जैसे एक बच्चे ने क्लास में मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर लिया था, तो मैंने उसको बोला कि टूथपेस्ट जो होती है, टूथपेस्ट प्लस में साथ में जो ब्रश मिलता है जिसको हम ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट प्लस में ब्रश, अब नॉर्मली कई कंपनी देती हैं, जैसे पेप्सोडेंट है या कोलगेट है, तो कई सारी कंपनी है वो साथ में ना ब्रश भी फ्री दे देती हैं, बट कई कंपनी नहीं देती। अगर मैं पतंजलि की बात करूं वो साथ में नहीं देती, या और भी कई कंपनी है वो साथ में नहीं देती। तो एक बच्चा ना अटक गया, कहता नहीं ये तो कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो मैंने कहा कॉम्पोजिट सप्लाई तो है नहीं, ये सप्लाई मिक्स सप्लाई है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखने को मिलता नहीं। उसने कहा नहीं सर, जब भी हम नॉर्मली टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो साथ में ब्रश भी मिलता है, तो इट मींस वो आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएगा ना। तो जब वो आर्ग्यूमेंट होगा उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। प्रैक्टिकली अगर आप मैं टूथपेस्ट प्लस में ब्रश की बात करूंगा तो वो हम मिक्स सप्लाई में कवर करेंगे, कॉम्पोजिट में कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक दो कंपनी कॉम्बो बना के बेच रही हैं और वो स्टार्टिंग से बेच रही हैं, इट डजंट मीन कि पूरा इंडिया ऐसे बेचता है। वो कंपनी ऐसा क्यों बेच रही है? क्योंकि उनकी सेल इंक्रीज हो जाए। अब सोच के बोलना, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, क्या लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग इसलिए दिया जा रहा है कि लैपटॉप की सेल बढ़ जाए? नहीं, क्योंकि लैपटॉप लिया है तो लैपटॉप बैग साथ में जाएगा ही जाएगा। तो ये सप्लाई कॉम्पोजिट में आ रही है। आपने बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया है तो खाना पीना स्पोर्ट्स आपको साथ में मिलेगा ही मिलेगा, ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो इस तरह से आपको बाइफर्केशन देखना पड़ेगा।
ठीक है, उम्मीद करूंगा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद रिशु का डाउट आया है, इफ ए पर्सन ऑफ 44 AD देन रिलैक्सेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेड ओनर बिफोर 31 मार्च। सर ये बेनिफिट 44 ADA में है क्या? 44 AD और 44 ADA दोनों में है ये। 44 AD जो 31 मार्च की इंस्टॉलमेंट है वो 44 AD और 44 ADA दोनों के लिए है, 44 AE के लिए नहीं है। ठीक है जी, चलो और बताओ जी, और किसी का डाउट जी? सर अगर एक पर्सन की टर्नओवर एक ईयर में 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है और नेक्स्ट ईयर में फिर वो 70 लाख आसपास होती है, मतलब 1 करोड़ से नीचे होती है, तो उसे हर साल ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं वो नहीं 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 नहीं। हर साल ऑडिट कराना ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक बार टर्नओवर आपके ऊपर हो गई तो आपको हर साल ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं। टर्नओवर जो हम चेक करते हैं वो हम उस साल की या उससे पिछले साल की चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल ऑडिट करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरी टर्नओवर अब 2 करोड़ रुपए हो गई तो मैं ऑडिट के दायरे में आ गया। अगर अगली बार मेरी टर्नओवर कम हो गई तो इट डजंट मीन कि मैंने पिछली बार ऑडिट करवाया था तो इस बार भी करवाना पड़ेगा। इस बार ऑडिट करवाने की कोई ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है विशाल? ओके, थैंक यू सर। और सर एक और क्वेश्चन था हम्म। कि अगर जैसे आईटीसी हम लोग लेते हैं और आई बोगस आईटीसी ले लेते हैं जीएसटी में, अगर आईटीसी किसी चीज परचेज बिल लेते हैं तो बोगस आईटीसी अगर ले लेते हैं तो सर डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है ये इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड आईटीसी है या नहीं है? देखो डिपार्टमेंट को ना यार प्रैक्टिकली क्या होता है कि आजकल तो देखो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, ठीक है। अब बोगस आईटीसी का मतलब क्या होता है? आपने नकली इनवॉइस काट दिए, ठीक है। अब उस केस में डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा? आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया, ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट हर घर के आके अंदर तो चेक नहीं करता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मेरा एसी बिजनेस में लगा हुआ है, इसका मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। अब इस एसी को शाम को उतार के मैं घर में ले गया तो डिपार्टमेंट मेरे घर के बाहर तो नहीं बैठा ना कि हाँ अच्छा विवेक एसी नीचे घर में ले गया तो अब मैं इसके आईटीसी को रिवर्स करूंगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है भैया हम तुम्हें ऑनेस्ट मान रहे हैं, तुम्हें जो लगता है उसके बेस पे तुम आईटीसी क्लेम करते रहो। अब अगर तुम कोई गलती कर रहे हो, दो तरीके से पता लगेगा। या तो जब आपका ऑडिट होगा तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ऑडिटर होगा ना वो इस गलती को पकड़ लेगा और उसके थ्रू वो स्टेटमेंट फाइल कर देगा कि आपने गलती की है, तब गवर्नमेंट को पता लग सकता है। दूसरा कैसे पता लग सकता है कि अगर आपकी ऑनलाइन जो है, जो आप जीएसटी पोर्टल आपका होता है जहां पे इनवॉइस अपलोड होते हैं, अगर उसमें कोई मिसमैचिंग इशू हो जाए, जैसे मान लो आपने जिसे सामान परचेज किया और आपने जो आईटीसी क्लेम किया, इन दोनों के अंदर मिसमैचिंग हो गई तो उस केस में आप पकड़ में आ जाओगे। तीसरा भी एक केस बन सकता है कि अगर आपके आस पड़ोस या किसी ऐसे पर्सन ने गवर्नमेंट को बता दिया कि सर ये पर्सन ना फ्रॉड कर रहा है, ये पर्सन नकली इनवॉइस काटता है, और ये नकली इनवॉइस काटता है, एक्चुअल में सामान बेचता नहीं है, इनवॉइस काट देता है, या इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज करता है जबकि इसका जीएसटी बनता नहीं है, तो अगर किसी ने कंप्लेन कर दी उस केस में आप पकड़ में आ जाओगे। अदरवाइज छोटे मोटे केस में कभी कोई पर्सन पकड़ में आता नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप छोटी मोटी चोरी तो आज करते ही हैं। अब सोच के बोलना कि आज प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट 100% असेसमेंट करती है? कभी भी नहीं करती। इवन मोदी साहब ने अभी 3-4 दिन पहले जो नया टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है फेसलेस, उसके अंदर उन्होंने खुद बोला है कि हम सिर्फ 1% केस पकड़ते हैं, 1%। मतलब कैन यू इमेजिन कि अगर 100 लोग हैं उसमें से एक केस पकड़ में आता है, 99 बच जाते हैं, तो क्या वो 99 ईमानदार होते हैं? नहीं, उस 99 में भी कई लोग फ्रॉड करते हैं, बट वो अभी पकड़ में नहीं आ रहे। इट डजंट मीन वो कभी पकड़ में आ नहीं सकते। ऐसा गवर्नमेंट क्यों कहती है? क्योंकि डिपार्टमेंट चाहे वो जीएसटी का हो चाहे वो इनकम टैक्स का हो, आपके 6 साल तक ये केस कभी भी खोल सकता है। तो अगर आज मैंने ये चोरी कर ली आईटीसी की और अगर आज डिपार्टमेंट से बच गया तो ये डजंट मीन बच गया, अगले 6 साल तक कभी भी पकड़ में आ सकता हूं। बस ये बात ध्यान देना। तो प्रैक्टिकली डिपार्टमेंट जो होता है ना वो कई तरह से वेरिफिकेशन कर सकता है, तो वो हमें टेंशन नहीं लेनी कि सर पता कैसे लगेगा। डिपार्टमेंट क्या सॉफ्टवेयर है, उनका नेटवर्क इतना जबरदस्त है। आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, खबरी होते हैं ना, खबरी कि डिपार्टमेंट के खबरी होते हैं कि हाँ भाई चेक करो इस पर्सन के आस, यहां जाके चेक करो, ये चेक करो कैसे काम करता है, तो वही डिपार्टमेंट को फिर इंक्वायरी देते हैं। और एक और छोटा सा क्वेश्चन था, अगर ई वे बिल हम लोग जनरेट करते हैं, क्या चीज जैसे है? अभी ई वे बिल हाँ हाँ हाँ। जीएसटी में, तो सर जैसे अभी हम लोग जैसे 2 बज रहे हैं अभी, तो अभी हमने जनरेट किया, लेकिन उसकी वैलिडिटी रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक मतलब
वैलिड होता है। हम्म। तो मतलब जैसे अभी वे बिल जैसे 2 बजे दोपहर में जनरेट किया, लेकिन उसकी वैलिडिटी तो रात में स्टार्ट होगी, लेकिन हम लोग 4 बजे से कोई सामान लेके निकल गया सर शॉप से, तो वो उस पे भी वो मतलब वो जो अभी 2 से लेकर रात के 12 बजे, वो भी वैलिडिटी के अंदर आएगा ये बिल के या नहीं? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बीच में। आपने 4 बजे क्या कह रहे हो? सर अगर हमने जैसे अभी 2 बजे जीएसटी का बिल मतलब ई वे बिल जनरेट किया, ठीक है। वैलिडिटी उसकी रात के 12 बजे से स्टार्ट होती है हम्म और अगले दिन रात के 12 बजे तक रहती है। हम्म। तो सर और हमने गुड्स अभी भेज दिए, मतलब हम्म 2 बजे जनरेट किया और 2 या 3 बजे भेज दिए गुड्स, हम्म। तो उसकी वैलिडिटी के अंदर वो आएगा जो वो पीरियड है? हाँ, वैलिडिटी के अंदर आएगा आएगा बिल्कुल, क्योंकि जिससे आपने जनरेट किया होगा उस टाइम का टाइम तो आ ही रहा होगा ना। तो उस टाइम से लेकर रात के 12 बजे के बाद भी एक दिन मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है ये वाला टाइम हाँ, भी? वो तो मिलता ही मिलता है हमें एक्स्ट्रा। वो तो हमें चलिए एक्स्ट्रा ठीक। मिलता ही मिलता है ना, बट अगर आपने अभी सामान भिजवा दिया तो वैलिडिटी के अंदर तो वो काउंट हो ही गया ना। वो आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन तो हमारा भी काउंट होगा। बट अगर आपने अभी 2 बजे जनरेट किया, उसके बाद आपने सामान भेज दिया, तो जो आपने अगर अभी सामान भेजा था वो उसके अंदर काउंट हो गया ना। मतलब इट मीन्स आपने ई वे बिल सही टाइम पे आके भेजा है, मतलब सामान आपने सही टाइम पे भेजा आपने। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। पिंकी का एक डाउट आया, सर आईटीसी कब अवेल कर सकते हैं? जिस दिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला। रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दीजिए। और इफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट फाइल्ड विद इन 30 days, देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होगा? दो डाउट आए मेरे पास। आपने जीएसटी में पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन के ना, देखो दो चीजें होती हैं। या तो आप वॉलंटरी करवाते हो या आप एक लिमिट के बात करवाते हो। लिमिट आपकी वही 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख की है। अगर मैं वॉलंटरी करवा रहा हूं ना, तो इफेक्टिव जो बनता है वो तब बनता है जब मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है। और जब मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस दिन के बाद से ही मैं आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा, उससे पहले क्लेम नहीं कर पाऊंगा। जैसे मान लो मुझे अपनी मर्जी से करवाना है, आज मैंने एप्लीकेशन डाल दी, सर्टिफिकेट मुझे 10 दिन के बाद मिला, तो इस 10 दिन में जितना भी मैं सामान परचेस करूंगा उसका मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। क्योंकि वॉलंटरी वाले केस में इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन उस दिन से बनता है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। पहली बात तो ये। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप वॉलंटरी नहीं करवा रहे, आपकी लिमिट क्रॉस हो गई, वो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की, उसके बाद आपने करवाया, तो आपने में भी क्लास में पढ़ा होगा कि जिस दिन आपकी लिमिट क्रॉस होती है ना, उसके 30 दिन में अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी, जब आप लाइबल हुए उसके 30 दिन में अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी, फिर तो इफेक्टिव कब से बन जाता है? जब से आप लाइबल हुए थे तब से। और अगर आप आज लाइबल हुए और एप्लीकेशन आपने इसके 30 दिन के बाद डाली, तो उस केस में फिर इफेक्टिव कब बनता है? जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तब। अब इन दोनों का बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपने 30 दिन में एप्लीकेशन डाल दी तो इफेक्टिव बनता है लाइबल से, तो आपको आईटीसी फिर लाइबल से मिलेगा। और मे भी आपको क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, हमने यहाँ पे एक रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट किया था। रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट हमने क्यों किया था? क्योंकि मान लो अगर आज लाइबल है, यहां लाइबल हो गया, एप्लीकेशन डाल दी मैंने यहाँ पे 30 दिन के अंदर डाल दी और सर्टिफिकेट मुझे मिला यहां, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इफेक्टिव जो बनेगा ना वो यहां से बनेगा जैसे तुम लाइबल हुए थे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या चल रहा होगा, सर इसके बीच में तो हमने कई सारी सेल कर दी होंगी, इसके बीच में तो हमने कई सारी परचेज कर ली होंगी। तो याद करो आपने उस चैप्टर में किया होगा, ये सारे इनवॉइस आपको रिवाइज करने पड़ते हैं। मतलब आपको आईटीसी यहां सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगा, जब से आप लाइबल हुए थे तब से आपको मिलेगा और तब से ही आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। फिर एक बच्चा बोलता सर मान लो लाइबल यहां पे हुए, आपने एप्लीकेशन जो डाली है वो 30 दिन के बाद डाली है, तो अगर 30 दिन के बाद डाली है फिर जिस दिन वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना उस दिन से ही आप इफेक्टिव माने जाओगे, उस दिन के बाद ही आपको आईटीसी मिलेगा फिर। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, आईटीसी कब अवेल कर सकते हैं? वॉलंटरी वाले केस में तो अवेल आप तब से कर सकते हो जो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप लाइबल हो चुके हो तो वो डिपेंड करता है कि आपने एप्लीकेशन 30 दिन में डाली है नहीं डाली। अगर 30 दिन में डाल दी फिर तो लाइबल से ही हो जाएगा, अगर 30 दिन में नहीं डाली फिर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से आपका होगा। ये बात ध्यान देना। सर और एक और क्वेश्चन था, हम्म। अगर सर मेन बिजनेस अगर कमीशन बिजनेस है तो उसका टर्नओवर का 6% और 8% लेंगे इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स में अगर कमीशन मतलब जो कमीशन ब्रोकर होते हैं, जो हाउस ब्रोकर होते हैं, उसके अगर कमीशन बेस्ड इनकम होती है उनकी, तो सर उसका जो टर्नओवर जो होगा उसका 6% 8% लेंगे या 50% लेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन में?
कमीशन इनकम वाले 44AD में कवर नहीं होते, एजेंसी सर्विस वाले। ये किसमें सर कवर होता है? एजेंसी सर्विस वाले 44AD में कवर नहीं होंगे, फिर वो 44AD में चले जाएंगे। 44AD जो आपका सेक्शन है ना, तो 44AD में एक्सेप्शन है कि किन किन केस में 44AD एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, चलो जी, और किसी का डाउट जी? अच्छा ध्यान रखना, इसके बाद जो हमारा फिर डाउट सेशन है ये 11:30 बजे, वो प्रोफेशनल वाले बच्चों का है, क्योंकि कल हमारे 2 डाउट सेशन हो चुके हैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के, और ये वाला डाउट सेशन भी एग्जीक्यूटिव का है। इसके बाद का जो है वो प्रोफेशनल वाले बच्चों का है, ठीक है? तो आपके जो भी डाउट्स हैं या तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सैटरडे 2 डाउट सेशन दोबारा से होंगे, और नेक्स्ट संडे फिर आपके डाउट सेशन दोबारा से होंगे, ठीक है जी? और ये कब तक चलता रहेगा डाउट सेशन? जब तक आपके डाउट्स नहीं खत्म हो जाते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और बताओ जी, किसी का डाउट जी? नो सर। नो सर, आकाश का डाउट नहीं है। साकेत, आपका कोई डाउट? एमसीक्यूज कर रहा हूँ सर, नेक्स्ट वीक पूछ लूंगा अगर डाउट है तो। ठीक है, चलो जी, बाकी बचे साक्षी, पिंकी, राज, नंदिनी, कोमल, विशाल, रिशु, अलीशान, किसी का कोई डाउट तो नहीं है जी? एक बार कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख के बता दो। चलो जी, किसी का डाउट नहीं है, ठीक है, तो फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है? अब ध्यान रखना, अब आपका डाउट सेशन जो होगा वो नेक्स्ट सैटरडे होगा, और कुछ थोड़ा चेंज भी करेंगे सैटरडे संडे में सेशन जो करते हैं ना। तो कल मुझे 1-2 सजेशन मिले भी थे, मुझे अच्छे लगे, तो कोशिश करेंगे उसको मैं इम्प्लीकेशन करें। सजेशन मुझे आकाश आपने ही दिया था शायद, तो एक बच्चे ने सजेशन दिया था यस कि सर। सर कि डाउट सेशन चाहे 1-2 कम कर लो, ऐसा कर लो कि आप हमें ना हर हफ्ते का टारगेट दे दो कि इस हफ्ते आपने ये चैप्टर करने हैं, ये 2 ये 3 चैप्टर करने हैं, और हर सैटरडे या संडे को 2 सेशन उसके रख लो जिसमें आप किसी भी बच्चे से कोई भी टॉपिक पूछ लो, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ हमें प्रोविजन आते हैं, ठीक है? तो क्या ये कर सकते हैं ऐसा, मतलब डाउट सेशन भी हो, डाउट सेशन हम 1 या 2 रख लें और 2 सेशन उसके रख लें, जिससे आपको भी लगे कि हाँ भाई मुझे एक टारगेट मिला है कि इस हफ्ते में हमें ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और इस 3 में सर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये सही है तरीका, ठीक है? बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के सबकी राय लूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसकी सपोर्ट करते हैं, नहीं तो बाकी डाउट सेशन तो हमारे चलते ही रहेंगे, ठीक है? तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए अपने डाउट्स आप इकट्ठे कर लो, ठीक है? और बाकी हाँ जी, हाँ जी साकेत। हाँ सर, जीएसटी के कुछ एक क्वेश्चन था, मतलब जनरली हम्म, सर जीएसटी में अमेंडमेंट्स नए आए ऐसा आपने बोला ना सर। हाँ अब दिसंबर के लिए जो आपने जून के लेकर वाले हैं वो अमेंडमेंट्स, और ये दिसंबर तक सारे पढ़ने पड़ेंगे ना? सारे पढ़ने पड़ेंगे बिल्कुल। और सर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, इनकम टैक्स में नहीं है, इनकम टैक्स में जून और दिसंबर दोनों में सेम है, क्योंकि इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट सेम ही आता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। सर अमेंडमेंट नोट्स इस बार काफी अच्छे हैं। अच्छे हैं? यस सर। नालायक, अभी हाँ, तो सर, उसमें अभी तो उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, वो तो पूरा बेयर लो है। उस अच्छे तो मैं उसको बनाऊंगा, जब मैं अमेंडमेंट Yes. क्लासेस डालूंगा, उसमें नोटिंग कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, तब वो और अच्छे बनेंगे। सर वो तो अभी सर- से ही अच्छे लग रहे हैं, तो बाद में तो और अच्छे हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। सर चलो। 7 बजे है ना रेगुलरली? 7 बजे, हाँ, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक से डेली शाम को 7 बजे हुआ करेगी। ओके सर। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे। ट्यूसडे को स्टूडेंट दरबार है, उसके अंदर हमें हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट तो मेरे ख्याल से हमारा हो चुका है। अगला फिर हम करेंगे कैपिटल गेन के एमसीक्यूज, उसका हम टेस्ट लेंगे, और देन फिर सैटरडे संडे आपका डाउट सेशन होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, तैयारी करते रहो, और एक टारगेट अपना के चलो कि मुझे इतने मार्क्स लेने,
उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो, जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। और बाकी मैं दोबारा से बोलूंगा, स्टूडेंट दरबार कोई बच्चा मिस मत करे। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो चाहे बाद में देख लें, कैसे भी देख लें, आधा आधा घंटा या 40-40 मिनट के हैं, इतना टाइम मुझे लगता है कि हर बच्चा निकाल सकता है, ठीक है। चलो बाकी मुलाकात करेंगे जी फिर ट्यूसडे को और सैटरडे को। तब तक के लिए ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, जय टेक हिंद केयर, सर, बाय। बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।